कि अभय जी ने इस्तीफ़ा दिया, वो उनकी सोच है, उनकी राजनीति है। लेकिन विधानसभा के अंदर अगर इनके खिलाफ जैसे अविश्वास प्रस्ताव आया था, उसमें अगर अभय चौटाला जी इस सरकार के खिलाफ वोट डालते तो वो और भी अच्छा होता। एजिटेशन है, आप कांग्रेस का पुराना इतिहास निकालो। सबसे पहले राहुल गांधी, आपने देखा पंजाब के अंदर ट्रैक्टर रैली शुरू की थी, हरियाणा में वो ट्रैक्टर रैली से एंटर हुए। उसके बाद में हम सब ने, मैं खुद, आप रिकॉर्ड पीछे का निकाल लो, 250 ट्रैक्टरों से मैंने फतेहाबाद के अंदर रैली की थी सबसे पहले। अंदर भी इस महामारी के में लड़ाई लड़ने के लिए जिस तरीके से टीम दीपेंद्र हेल्थ डिपार्टमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से लगी हुई है, चाहे वो सैनिटाइजेशन की बात हो, चाहे वो मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात हो, चाहे कोई गरीब आदमी, मजबूर आदमी के भोजन पहुंचाने की बात हो, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो। अभी दीपेंद्र जी ने सारे हरियाणा में जितने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, CHCs हमारे हैं सारे हरियाणा में, उन हर CHC के अंदर 2-2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाए हैं। नमस्कार, जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है जी। हम इस वक्त मौजूद हैं फतेहाबाद के गीलाखेड़ा गांव के अंदर। गीलाखेड़ा गांव के अंदर का नाम आते ही आपको अंदर राजनीति जो सवाल है वो ज़रूर उठते होंगे। मेरे साथ में पूर्व में CPS रहे और पूर्व विधायक फतेहाबाद से और हुड्डा साहब की और कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता पलाश सिंह जी गीलाखेड़ा, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर BJP सरकार के अभी 600 दिन पूरे हो चुके हैं और 600 दिन का जो परचम BJP लहरा रही है और गांव सतर पर बना रही है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं और किसान आंदोलन जो अभी चल रहा है उसको क्या देखना चाहते हैं पलाश जी। पलाश जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी, आपके चैनल के सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत स्वागत जी। पलाश जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि अभी BJP पार्टी का 600 दिन पूरे हो चुके हैं, 600 दिनों को आप किस नज़रिए से देखते हो? देखो, BJP पार्टी के 600 दिन हो गए तो आप देखो कि देश के अंदर क्या हालात है। 2014 के अंदर इलेक्शन हुए जी। उसके बाद में 2 चुनाव BJP ने सत्ता ली जी। 2014 का और 2021 का आप कोई भी चीज़ का कंपैरिजन करो, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एक तो BJP ने अपने मैनिफेस्टो में कही उसको पूरा किया हो, और एक देश का हर वर्ग आज इस सरकार से इतना दुखी है क्योंकि महंगाई जो है, जिसके मुद्दे को लेके सरकार आई थी, 3 मेन मुद्दे थे जिसके बेस पर BJP सरकार 2014 में सत्ता में आई। वो वायदे थे इनके, नंबर 1 वायदा था कि हम महंगाई को बढ़ने नहीं देंगे। दूसरा उनका वायदा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, और तीसरा वायदा था कि हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। अब मेरे को बताओ दीपक जी कि 15 लाख वाला तो इन्होंने खुद कह दिया वो हमारा चुनावी जुमला था, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता जी। 2 करोड़ नौकरियों का जहाँ तक संबंध है, सालाना एवरेज निकाल लो, 2 करोड़ रोज़गार देना तो दूर, 1 करोड़ बेरोज़गार होते हैं, निकाले जा रहे हैं सरकार से, नई भर्तियां नहीं हो रही। जो सरकार के इदारे थे वो सारे प्राइवेट हो रहे हैं, और महंगाई का आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि डीजल और पेट्रोल, इस चीज़ पर आप लगाओ कि जब डीजल का रेट बढ़ता है तो महंगाई 30% अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे देश के अंदर सारा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम डीजल से होता है। तो डीजल की खपत सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर होती है जी। और उसकी वजह से आज ये अपने हालात देखे जी। अब ये सरकार, इसी सरकार के सारे जितने कद्दावर नेता, आप उनके पुराने वीडियोज़ निकालो, उनके बयान निकालो जी। 1 रुपया 8 आने जब डीजल या पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो ये सड़कों पर नंगे होके प्रदर्शन किया करते थे। और वो हालात कब थे? सरदार मनमोहन सिंह जी की जब UPA सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे हालात आए दीपक जी कि कच्चा तेल $140 पर बैरल तक पहुंच गया था। उसके बावजूद हमारे देश के अंदर लास्ट से लास्ट 54 रुपये डीजल की कीमत थी, 54 रुपये। आज वही कच्चा तेल
इंटरनेशनल मार्केट में $100 पर बैरल से नीचे आ गया और एक वक्त तो आया 38, सिर्फ $38 आ गया था। उसके बावजूद कभी ₹1 कीमत नहीं घटी और आज वही डीजल जो है वो 90 क्रॉस करने का हो रहा है। और देश के अंदर एक नारा लग रहा है कि हम 2 हमारे 2, डीजल 90 पेट्रोल 100। जी ये आज सरकार जो है 2 आदमियों के, ये कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास नारा दिया इन्होंने, सबका साथ सबका विकास। लेकिन आज हालात क्या हैं कि सबका साथ 2 का विकास। अंबानी रड्डानी का 2 का विकास हुआ है, उनकी आप आमदन देख लो और ये हालात है। तो दूसरा, किसान आज रीढ़ की हड्डी होते हैं। किसान के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। आज आपने देखा कि पिछले 1 साल से किसान संघर्ष था, जब से ये 3 काले कानून ये सरकार लेके आई किसान विरोधी, तब से इसका विरोध शुरू हुआ। पिछले करीबन 6.5 महीने से किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पर धरनों पर बैठे हैं। 350 से ऊपर हमारे किसान शहीद हो चुके। और बड़ी भारी विडंबना है, बड़ा भारी दुख है कि नरेंद्र मोदी जी जो ये कहते थे कि मेरी सरकार आते ही स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूँगा और किसानों का कर्जा माफ़ करूँगा, आज वही नरेंद्र मोदी जी उन किसानों के 350 किसानों के शहादत देने के बावजूद भी आज तक एक लफ्ज़ सहानुभूति का उन परिवारों के लिए नहीं बोला। और आज किसान जो है वो सड़कों के ऊपर। अब ये कोरोना महामारी आपने देखी, पहली लहर आई, सेकंड वेव अब चल रही है, अब थोड़ा सा 5-7 दिन में कुछ राहत है। इतनी भारी कोरोना की महामारी के अंदर जब सारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, तो एक अकेला किसान था जिसने इस अर्थव्यवस्था को थोड़ा संभाल के रखा। उस किसान के प्रति भी ये सरकार इतनी निर्दयी है, उस किसान के प्रति भी सरकार के अंदर कोई सहानुभूति नहीं भी, उनसे बुला के बात की जाए। तो मेरे को बताओ भाई, सरकार को आप किस एंगल से सही मानते हो? एक वर्ग, किसान की छोड़ो, व्यापारी, कर्मचारी, खिलाड़ी, कोई वर्ग ले लो आप, सब दुखी मानते हैं। सारे, एक भी वर्ग सुखी नहीं, सारे वर्ग दुखी है। तो अब ये 600 दिन का इस सरकार को क्या कहें? आप खूब अंदाज़ा लगा लो कि ये तो सरकार इस तरीके की बन गई कि इसको तो खुद ब खुद छोड़ देना चाहिए, इनसे संभल ही नहीं रही। जी, लेकिन काले कानून जो 3 अध्यादेश बने थे, वो अभी उनको लेकर किसान है जो सड़कों पे है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है, सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि सीएम साहब ने भी विधानसभा के अंदर तक कहा था कि काले कानून वापस नहीं होंगे, कानून वापस नहीं होंगे। यही है, प्रधानमंत्री मोदी जी की टीम के भी ये बयान आ रहे हैं। तो क्या है इसमें सर, क्या आप इस नज़रिए को देखते हैं? देखो, ये 3 काले कानून है, इसके बारे में जो किसान आज बैठे हैं सड़कों के ऊपर, ये कोई किसान शौक से नहीं बैठे जी। किसान की मजबूरी है। किसान इस बात को भली भांति समझता है कि ये 3 काले कानून अगर लागू हो गए और MSP की गारंटी ना मिली तो किसानियत ही ख़त्म हो जाएगी। और किसानियत को ख़त्म करने के लिए ये 3 काले कानून बनाए हैं। अब सरकार ने तो ये 3 काले कानून बनाए हैं अपने कॉर्पोरेट हाउस, नाम तो दिया है उनको कृषि कानून, लेकिन वास्तव के अंदर ये कॉर्पोरेट हाउसेज के लिए कानून है जी। इसका आप अगर थोड़ा सा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मोटा मोटा आपको बताता हूँ कि ये तीनों काले कानून एक दूसरे के पूरक हैं जी। इसमें सबसे पहला कानून इनका ये है, जैसे मंडीकरण का ख़त्म करने का इन्होंने, इनका एक सिस्टम है, परंपरा चल रही है एक शुरू से जी, कि किसान का और मंडी का चोली दामन का जैसे साथ होता है ना, उसी तरीके से है। और आज जिस आड़ती को ये बिचौलिया कहते हैं ना, वो आड़ती किसान का असली ATM है। बिल्कुल जी, ये सुषमा स्वराज ने भी कहा था। हाँ, वो आप लोकसभा के सुषमा स्वराज ने खुद ये कहा किसान इसके आड़ती के बारे में। अब इन्होंने क्या है, एक तरफ तो ये नारा देते हैं वन टैक्स वन नेशन, और दूसरी तरफ किसान के लिए नारा क्या है कि 1 नेशन लेकिन किसान की मंडी 2। जब मंडी के अंदर सारा सिस्टम है तो इन्होंने मंडी के बाहर मंडी एक शुरू कर दी। ये कहते हैं कि मंडी के अंदर तो कोई जिनिस बेचोगे उस पर तो MSP की गारंटी होगी, वो तो MSP पर बिकेगी। लेकिन सीएम साहब बार बार कह रहे हैं प्रहलाद जी कि MSP ख़त्म नहीं होगी, तो इसमें कहाँ तक वो गारंटी ले, लेकिन किसान है जो लिखित में मांग रहे हैं सरकार से। मैं आपको बताऊं, जब CM साहब ये कह रहे हैं इनके मंत्री ख़त्म नहीं होगी, तो फिर लिखित में गारंटी देने में क्या अर्ज है?
जब एक आदमी कोई अपनी ज़बान से इतना इंश्योर कर रहा है कि एमएसपी है और ख़त्म नहीं होगी, तो फिर किसान अगर उनको कहते हैं हमें लिख के दे दो, तो फिर उनको मेरे को बताओ मानने में क्या अर्ज है। या तो इनको अपनी खुद की ज़बान के ऊपर भरोसा नहीं है, भाई हम जो बात कह रहे हैं वो बात पूरी हम कर पाएंगे। इसलिए किसान जो है इनकी बात पर विश्वास कैसे करें, क्योंकि इन्होंने आज तक कोई भी वायदा किया है वो पूरा नहीं किया, तो किसान क्यों इस बात के ऊपर करें। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि इनका ये क्यों नहीं किसान कर रहे हैं, किसान इसलिए नहीं कर रहे कि ये जो सिस्टम पहला नंबर मैंने आपको बताया, इनका क्या है, नंबर एक, ये आड़ती को निकालना चाहते हैं, भाई आड़त का सिस्टम ख़त्म हो जाए। इसलिए उन्होंने मंडी के बाहर एक और मंडी लगा दी कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक पैन कार्ड के अंदर, उसको ना कोई लाइसेंस की ज़रूरत है, ना उसको कोई गारंटी की ज़रूरत है, वो आपकी जिनिस खरीद लेगा और एक पैन कार्ड पर खरीद लेगा। अब मेरे को बताओ उसकी क्या जिम्मेवारी है। सारे हिंदुस्तान में आपने देखा, नरेंद्र तोमर जी हमारे कृषि मंत्री है, उनके खुद के हलके में जाके देख लो जी। किसानों के साथ लाखों रुपए का फ्रॉड हो गया। क्योंकि जो व्यापारी आएगा, मानता हूँ मंडी के अंदर अगर आज 1975 कणक का रेट है, वो आपको कहेगा आज मैं आपकी कणक 2100 में खरीदूँगा। अब किसान है, हर आदमी अपने जिनिस महंगे भाव बेचना चाहता है, वो इस लालच में आ सकता है, उसके बाद में बढ़ाए में आ सकता है। वो क्या कहेगा 2100 के हिसाब से कहते मैं ले लूँगा। बोले जी हाँ कितनी है, उदाहरण के तौर पर उसने कहा जी मेरे तो 100 कुंटल है, तो वो कह देगा 10,000 रुपये एडवांस लो, बाकी ये मैं आपको चेक देता हूँ जी। वो आपको चेक दे देगा। अब मेरे को बताओ वो चेक बाउंस हो जाएगा। अब चेक बाउंस हो जाएगा तो किसान जब जाएगा बिल्कुल कोर्ट में, तो इन्होंने अगला कानून बना दिया कि किसान कोर्ट में नहीं जाएगा, किसान सिर्फ एसडीएम को एप्लीकेशन देगा, वो लिखित में छोटी बड़ी। हाँ बिल्कुल। तो ये मेरे को बताओ भाई हिंदुस्तान के अंदर ये कौन सा कानून है भाई। आपने जो संविधान ने हमें राइट दिया है कि कोई आदमी के साथ कभी कोई आदमी ज्यादती करे किसी तरीके की, तो वो आदमी अदालत में जा सकता है। ये पहला कानून बन रहा है जिसमें ये कहते हैं वो आदमी अदालत में नहीं जा सकता। तो वो तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसको ही ख़त्म कर रहे हैं जी। दूसरा फिर ये कहते हैं क्यों पहला कानून ये करेंगे तो उसमें फिर मंडी ख़त्म हो जाएगी, आड़ती जो है उनका कोई काम ही नहीं बचेगा, तो वो करेंगे क्या। फिर जब मंडी ख़त्म हो जाएगी तो किसान मजबूर हो जाएगा, जाए कहाँ। फिर यही कॉर्पोरेट हाउसेस जिन्होंने मंडी को ख़त्म किया, बाहर से आपकी फसल साल 2 साल के लिए ज़्यादा रेट पर खरीदी, वो फिर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे जी। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर इन्होंने कह दिया भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो उसमें उन्होंने बना दिया भी हम बीज भी आपको देंगे, खाद भी आपको देंगे, पेस्टिसाइड भी आपको देंगे, लेकिन क्वालिटी जो है वो मेंटेन रखना आपका काम है जी। अब दीपक जी आप तो गांव के सब रखते हो, मैं बिलोंग करते हो, बैकग्राउंड आपकी ग्रामीण है, नेचर पर कभी किसी का आज तक जोर चला है? नहीं चला। बिल्कुल। अब किसान का फसल तो नेचर पर डिपेंड करती है। बिल्कुल। किसान हम बीजते हैं फसल, मौके ऊपर कोई पाड़ा पड़ गया, कोई गड़े पड़ गए, कोई गर्मी से ज़्यादा फसल झुलस गई, अब उसके मेरे को बताओ भाई जो क्वालिटी है वो एक जैसी कोई पैदा हो सकती है? नहीं हो सकती। अब इन्होंने तो पिछली बार कई कंपनियां आई थी, आलू भिजवा दिए, अब वो आलू का बताओ इन्होंने रेट आलू का उन्होंने बना दिया एक फिक्स बना दिया, पैमाना बना दिया, भाई इसमें से जो आलू निकलेगा वही सही है, बाकी नहीं। अब तो जो ज़मीन के अंदर चीज़ है वो इतनी साइज भी हो सकती है, इतना बड़ा भी हो सकता है। तो मतलब ये कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर इस तरीके के रूल बना दिए ताकि किसान जब फसल बेचने के लिए आए तो ये उस किसान की फसल का इस बात के लिए कहें कि ये तो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है जितने रुपए का, अब मान लो आज 25 रुपये पर केजी के हिसाब ने कन्वर्ट किया, वो कहेगा जी आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है, मैं तो 12 रुपये लूँगा। बिल्कुल। अब किसान नहीं तो आप कहीं जाके बेच दो, अब बेच क्या दो, मंडी ख़त्म होगी, किसान जाए कहाँ जाएगा, किसान मजबूर होगा। तो वो किसान 12 रुपये में अपनी फसल बेच के जाएगा और उस चीज़ को ये स्टोर करेंगे जी। अब तीसरा कानून जो इन्होंने बनाया है, जो अपने एसेंशियल कमोडिटीज़ थी, जी। उनका था कि हमारे पास तो ये आलू है, प्याज है, दलहन है, तिलहन है, तेल है, ये सारी की सारी चीज़ें अगर मार्केट में रेट तेज़ हो जाएं तो उनके ऊपर एक सरकार का कंट्रोल था, भाई ये एसेंशियल कमोडिटी में आती है, इसको अगर स्टोर करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपका ये माल आपको बाहर निकालना पड़ेगा जी। अब इन्होंने इस कानून बदल दिया, भाई कोई आदमी कितना ही स्टोर कर ले, अब किसान तो स्टोर कर नहीं सकता, किसान तो अपनी जो खुद की पैदा की हुई फसल है वो अपने घर में 2 महीने के लिए नहीं रख सकता, वो स्टोर कहाँ से करेगा? नहीं रख सकते। तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत इन्होंने वो चीज़
जो आपकी 25 रुपये वाली 12 रुपये में खरीदी है ना, वो सारी स्टोर करके और उसको भी 50 रुपये 100 रुपये में बेचेंगे। और उसका आप उदाहरण देख लो, बिल्कुल ये सरसों का तेल बिल्कुल 80 रुपये वाला तेल आज अडानी तेल के नाम से 214 रुपये में MRP है उसकी, बाज़ार के अंदर आ गया। अडानी तेल आपने देखा होगा, बिल्कुल है जी। 214 रुपये उसकी MRP है। तो मेरे को बताओ भाई, इस तरीके से किसान, अब ये सरकार आप कह रहे हो ना, मैं सरकार मान क्यों नहीं रही, सरकार परेशान क्यों है? इस सरकार को परेशानी इस बात की नहीं है कि किसान तुम्हारी बात क्यों नहीं मान रहे, इनको इस बात की परेशानी है कि किसान को ये बात समझ में कैसे आ गई। क्योंकि हमारे जो किसान संगठन है, जिसने ये किसान आंदोलन शुरू कर रखा है, ये सारे कोई अनपढ़ तो है नहीं, पढ़े लिखे किसान है, किसान के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए ये काले 3 कानून इस तरीके से काले हैं भाई, ये अगर लागू हो गए तो किसान जो है उसकी किसानियत ही ख़त्म हो जाएगी, किसान को बहुत बड़ा लॉस होगा। इसलिए सरकार चाहे टस से मस ना हो, टस से मस किसान भी नहीं होगा। और ये 3 काले कानून तो सरकार को वापस लेने ही पड़ेंगे। और अगर ये सरकार किसान के हक में है तो ये जल्दी से जल्दी तीनों काले कानून वापस लेके MRP की गारंटी दे के हाथ जोड़ के MSP की गारंटी दे के हाथ जोड़ के और इन किसानों को अपने घर भेजें, ताकि इस कोरोना महामारी के अंदर किसान अपने घरों के अंदर जाए और देश की जो सेहत ठीक रहे। जी, अगर आप हमारी जो न्यूज़ देख रहे हो तो सभी को बता देना चाहता हूँ, जिस भाई को भी 3 काले कानून या 3 अध्यादेश का पता नहीं है तो प्रहलाद जी गिलाखेड़ा का इंटरव्यू बार बार ज़रूर सुने, आपको पता चल जाएगा कि काले कानून और 3 अध्यादेश किस प्रकार है। चलो अगला सवाल विधायक जी मेरा ये है कि हुड्डा साहब बार बार किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उनके जो कंपटीटर थे अभय चौटाला, उन्होंने भी किसानों का समर्थन किया बीजेपी को छोड़कर, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया जी। उनके प्रति क्या कहना चाहते हो? देखो, कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक संबंध है, हुड्डा साहब नहीं, जिस दिन ये कानून लेके आई थी सरकार जी, पहले दिन से कांग्रेस के हमारे जितने ही मेंबर पार्लियामेंट थे, पर्टिकुलर राहुल गांधी जी, आप उस वक्त का रिकॉर्ड कर लो, उस वक्त से ही कांग्रेस इसका विरोध कर रही है कि ये कानून किसान के हक में नहीं है। उसके बाद में ये किसानों ने एजिटेशन शुरू किया, संयुक्त किसान मोर्चा बना। तो आज चाहे कोई कुछ भी कहे, कांग्रेस पार्टी किसानों का समर्थन कर रही है, किसान के ऊपर और किसान आंदोलन के ऊपर। ना तो कांग्रेस ने कभी राजनीति की, ना कांग्रेस। राजनीति कौन कर रहा है प्रहलाद जी? राजनीति किसको करना मान रहे हो? मैं यही कह रहा हूँ ना, ये इल्ज़ाम लगाते हैं ना बार बार बीजेपी का, कोई या किसी भी नेता का बयान कर ले कि ये तो किसान नहीं कांग्रेस ही है। आप इनके कोई भी नेता का बयान सुन लो, सारे नेता कह रहे हैं जी। सारे नेता कह रहे हैं ना। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने कभी किसान की इस आंदोलन पर राजनीति नहीं की। हम समर्थन कर रहे हैं, खुला कर रहे हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जी खड़े होके कभी लीड लेने की हमने कोशिश नहीं की, ना हम लीड लेते। किसान संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसला करता है उसका कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। और किसानों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी यही नहीं, सड़क से लेके विधानसभा तक, ये जो आज एजिटेशन है, अब कांग्रेस का पुराना इतिहास निकालो। सबसे पहले राहुल गांधी, आपने देखा पंजाब के अंदर ट्रैक्टर रैली शुरू की थी, हरियाणा में वो ट्रैक्टर रैली से एंटर हुए। उसके बाद में हम सब ने, मैं खुद, आप रिकॉर्ड पीछे का निकाल लो, 250 ट्रैक्टरों से मैंने फतेहाबाद के अंदर रैली की थी सबसे पहले, इन्हीं 3 काले कानूनों के खिलाफ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा के अंदर साफ तौर पे ये कह दिया था कि अगर ये कानून लागू है और हमारी सरकार बनी तो हम हरियाणा के अंदर इसको लागू नहीं होने देंगे। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा के अंदर कही। तो ये कोई बात राजनीति की तो है ही नहीं। अच्छा, बाकी जितनी पार्टियां हैं, लेकिन अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया है किसानों के समर्थन में, आप उसको किस नजरिए से देखते हो? नहीं, वो उनकी सोच है। हम तो देखो पहले भी उन्होंने अच्छा काम किया है। देखो, मैंने ये कहा, मैं अच्छा बुरे नहीं, मैं इस पर टिप्पणी करता। मैं ये बात कहता हूँ कि अभय जी ने इस्तीफा दिया, वो उनकी सोच है, उनकी राजनीति है। लेकिन विधानसभा के अंदर अगर इनके खिलाफ जैसे अविश्वास प्रस्ताव आया था, उसमें अगर अभय चौटाला जी इस सरकार के खिलाफ वोट डालते तो वो और भी अच्छा होता। इस्तीफा तो कभी दे दो जी, लेकिन जो विपक्ष के अंदर पता था भाई कांग्रेस प्रस्ताव लेके आएगी, तो जितने साथी आज किसान के बारे में बोल रहे हैं या कह रहे हैं, तो दीपक जी एक बात का आप रखो कि कानून स्टेट का है वो विधानसभा में बनेगा, सेंटर का है वो लोकसभा में बनेगा।
कानून सड़क पर नहीं बनते, जी इसलिए ये मैं इस्तीफे पर टिप्पणी नहीं करता। जी लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही इस्तीफे की बजाय अगर विधानसभा के अंदर तो अच्छा रहता। और भी अगर इनकी मजबूती से लड़ाई लड़ते, इनके खिलाफ उनका बोलने का मौका मिलता तो और भी अच्छा होता। लेकिन उन्हीं के ही परिवार से लोग हैं, दे चौधरी रणजीत सिंह है, दुष्यंत चौटाला है, सरकार के अंदर अभी मंजे हुए हैं, जनता उनसे इस्तीफे की मांग करी है, लेकिन वो लोग इस्तीफे देने से टस से मस नहीं हो रहे। देखो वो तो उनकी सोच है लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सरकार है जेजेपी के समर्थन से बनी हुई है। तो आज हरियाणा में हर आदमी जानता है कि मनोहर लाल खट्टर जितना दोषी है किसान आंदोलन में या हरियाणा को पीछे लेके जाने में या इन 3 कानूनों के समर्थन में किसानों के साथ जबरदस्ती करने में, जितने वो दोषी हैं उतने ही आज जजपा के हमारे साथी दोषी हैं, दुष्यंत चौटाला जी दोषी हैं, क्योंकि उनके समर्थन से ये सरकार बनी है। जज्बा के विधायक है वो सरेआम किसानों को गाली दे देते हैं और बाद में माफ़ी मांगते आके सरेआम। देखो ये प्रजातंत्र के अंदर जो आदमी राजनीति के अंदर होता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको बहुत ही संयम से काम लेना चाहिए। ये इस तरीके के इंसिडेंट चाहे कोई भी करे, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हम उसमें मैं भी शामिल हूँ कि हम पब्लिक मैन हैं और पब्लिक मैन को पब्लिक की सुननी ही पड़ेगी। और कई बार इस तरीके के हालात हो जाते हैं कि जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं या जो एजिटेशन करने वाले, आज तो ये किसान है, किसानों की जगह कोई भी तो होगा, वो सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं, वो हेल्थ डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, क्योंकि जिनको कोई दिक्कत होगी वो सड़क पर आएगा। तो उनकी बात सुनना हमारा फ़र्ज़ है, बड़ा संयम से काम लेना चाहिए। और इस तरीके से गाली गलौज से कोई ना तो मसला लड़ता, मसले उलझते हैं। तो इसलिए कोई भी राजनीतिक आदमी है, उस राजनीतिक आदमी को हमेशा ही पब्लिक के अंदर बहुत ही संयम बरतना चाहिए, और संयम बरतोगे तो उसका हल निकल जाएगा, और अगर आप तू तड़क पर आओगे तो उसका नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदे की बात नहीं होगी। प्रहलाद जी, आपके सामने चुनाव लड़े, आपके कंपटीटर रहे बलवान दौलतपुरिया, इनेलो में थे, बीजेपी में चले गए, बीजेपी के अंदर किसान आंदोलन का समर्थन करते कांग्रेस में आ गए। और कांग्रेस में कह रहे हैं कि लोगों के अंदर उनसे बार बार बातचीत कह रही है कि कांग्रेस वो एमएलए की टिकट की गोटी फिट करके आए हैं यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर 2024 में। देखो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, बलवान जी कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। कोई भी साथी हमारा अगर कांग्रेस पार्टी में आता है तो उसको पार्टी की मजबूती मिलती है। आज टिकट का मसला नहीं है, ये मसला हाईकमांड के ऊपर होता है। जब चुनाव होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होती है, हमारे स्टेट के जो लीडर होते हैं वो अपना पैनल या जो सिस्टम हमारा बना है उसके हिसाब से भेजते हैं। तो आज मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना ही नहीं चाहूँगा। कांग्रेस के अंदर आज कोई भी व्यक्ति है, उसका पहला फ़र्ज ये है कि कांग्रेस को मजबूत करे और आने वाले वक्त में कांग्रेस का सरकार बनाने का जो रास्ता है वो रास्ता चुने। उसमें उसके प्रमुख होंगे, यानी दक्षिणी हरियाणा की बात करूं तो मैं, हाँ, आप प्रमुख होंगे उसमें? बिल्कुल प्रमुख होंगे, हैं ही जी, लगे हुए हैं, पार्टी की मजबूती के लिए लगे हुए हैं। हर एक जो भी पब्लिक की बात होती है, सरकार तक पहुंचाने की बात होती है, उस बात के अंदर हम लगे हुए हैं। अब ये कोरोना की महामारी चल रही है, किसानों का एजिटेशन चला, किसानों के एजिटेशन के अंदर जो भी लोगों की दिक्कत किसान की थी उसमें सहयोग किया। अब ये कोरोना की महामारी में टीम दीपेंद्र जिस ढंग से सारे हरियाणा प्रांत के अंदर और अड़ोस पड़ोस के प्रांतों के अंदर भी इस महामारी के में लड़ाई लड़ने के लिए जिस तरीके से टीम दीपेंद्र हेल्थ डिपार्टमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से लगी हुई है, चाहे वो सैनिटाइजेशन की बात हो, चाहे वो मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो, चाहे कोई गरीब आदमी, मजबूर आदमी के भोजन पहुंचाने की बात हो, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो। अभी दीपेंद्र जी ने सारे हरियाणा में जितने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, CHC हमारे हैं सारे हरियाणा में, उन हर CHC के अंदर 2-2 ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर पहुंचाए हैं, क्योंकि इस दूसरी जो महामारी आई कोरोना की, उसमें सबसे ज़्यादा जान का नुकसान अगर हुआ तो वो ऑक्सीजन की वजह से हुआ। इसलिए दीपेंद्र हुड्डा की एक इतनी एक ज़बरदस्त और लंबी सोच, अच्छी सोच मानवता के प्रति, कि आज डर सारी दुनिया के अंदर है कि कोरोना की तीसरी महामारी, तीसरी वेव आ सकती है। उस तीसरी वेव की लड़ाई में सहयोग करने के लिए और वो लड़ाई जीतने के लिए, कोरोना को हराने के लिए ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो सारे CHC में दिए, ताकि आने वाले वक्त में अगर परमात्मा ना करे इस तरीके का कोई माहौल बने तो हमारा कोई भी साथी, हमारा कोई भी बुजुर्ग, हमारी कोई भी माता बहन ऑक्सीजन की कमी से हमारे से ना बिछड़े,
अपने परिवार से ना बिछड़े और वो बच सकें, इसलिए हम लगे हुए हैं। जी विधायक जी, आप अभी इलाहाबाद का उपचुनाव आने वाला है, बाई इलेक्शन के होने वाला है, यानी अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था और आपका विधानसभा पुराना इलाहाबाद के कुछ गांव रहे हैं, 40-45 गांव रहे हैं, उन गांवों के अंदर आपकी खास पकड़ भी है, अच्छा रुतबा भी है। क्या जो इलाहाबाद का बाई इलेक्शन होगा, किन मुद्दों को लेकर जो बाई इलेक्शन होगा आपकी बार? देखो, मुद्दे तो इस सरकार के, जो हरियाणा सरकार है, इसके खिलाफ तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। बिल्कुल। कोई हर चीज़ में ये अभय चौटाला को किस प्रकार आ पाओगे आप? देखो, उनका गढ़ है यानी इलाहाबाद। हरियाणा जिताना लोगों का काम होता है। राजनीति के अंदर इस चीज़ के लिए चुनाव नहीं लड़ा जाता कि मैंने इसको हराना है या मैंने इसको जिताना है। अब मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो इलाहाबाद में कांग्रेस पार्टी जिस भी हमारे कांग्रेस के साथी को टिकट देगी और हमारी ड्यूटी लगाएगी, हम तय दिल से वहाँ जाके और कांग्रेस पार्टी की मदद करेंगे। और लोगों को जो कांग्रेस का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल का हरियाणा के अंदर राज रहा, आज 36 बरादरी के सबसे कद्दावर नेता, उत्तरी भारत के किसान नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इसलिए हम वो जो भूपेंद्र हुड्डा की नीतियाँ, जो प्रोग्राम, चाहे वो लैंड एक्विजिशन की बात है, चाहे वो स्पोर्ट्स की पॉलिसी की बात है, खेल नीति की बात है, ये सारे के सारे 10 साल की जो हमारी उपलब्धियाँ हैं, सारे हरियाणा का जो चौमुखी विकास बिना भेदभाव के सारे हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया, वो सारा लोगों के सामने जाके रखेंगे। उसके बाद में फैसला जनता ने करना है। जी धन्यवाद सर, बातचीत करने के लिए शुक्रिया, शुभकामनाएं। चलो, ये थे मेरे साथ में पूर्व विधायक और पूर्व CPS पलाश सिंह गिलाखेड़ा ने मेरे साथ में बातचीत की। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ वीडियो के अंदर कि अगर आपको 3 काले कानूनों का, 3 अध्यादेश का पता नहीं है तो ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। पलाश सिंह गिलाखेड़ा जो हरियाणा से संबंध रखते हैं और हुड्डा सरकार के अंदर पूर्व CPS और निर्दलीय विधायक बने थे। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से हमारी न्यूज़ मिलती रहे। धन्यवाद।